जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। धन्यवाद। तो अगर दोस्तों आप सभी का आज के कार्यक्रम में राहुल गांधी लगातार खबरों में बने हुए हैं। 4 जून से जिस दिन लोकसभा के नतीजे आए और 99 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली और इंडिया अलायंस ने जैसा सोचा गया था उससे कहीं बेहतर परफॉर्म किया और एनडीए ने काफी बुरा प्रदर्शन किया जो है इस चुनाव में। उसके ऊपर जो है उस दिन के बाद से लेकर के आज तक राहुल गांधी लगातार खबरों में बने हुए हैं। कभी वो लोकसभा में अपने भाषणों को लेकर के खबरों में बने रहते हैं, कभी वो भगवान शिव की तस्वीर उठा करके दिखाना शुरू कर देते हैं लोकसभा में, फिर कभी वो इसलिए खबरों में हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो भाषण दिया उसके ऊपर अमित शाह जी ने खड़े होकर के संरक्षण मांग लिया स्पीकर से कि हमको आप संरक्षित कीजिए। इस तरह से ये बात कर रहे हैं लगातार और उसको लेकर के काफी खबरें बनी। उसके बाद वो मामला ठंडा नहीं हुआ, जातिगत जनगणना की बात शुरू कर दी, अग्निवीर की बात शुरू कर दी लोकसभा के पटल पर। फिर तीसरी बार अब वो फिर खबरों में बने कि भाई मेरे घर ईडी की रेड पड़ने वाली है। उसको लेकर के वो खबरों में 2 दिन तक बने रहे कि भाई राहुल गांधी को ईडी के अंदर से कौन बता रहा है कि भाई उनके यहाँ पे ईडी की रेड पड़ने वाली है। और अगर ईडी की रेड पड़ने वाली होती तो ये तो बहुत सीनियर लेवल पे ही लोगों को पता होता है किसी भी संस्था में। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये जो विभाग हैं इनमें जो सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं उनके अलावा तो किसी की जानकारी में नहीं होगा। फिर उन्होंने चक्रव्यूह की बात की और उन्होंने कहा कि जब से मैंने चक्रव्यूह का जिक्र किया है, उस चक्रव्यूह में जिसमें नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल है और मोहन भागवत है। बोले कि जब जिस दिन से मैंने इनका नाम लिया है खड़े होकर के लोकसभा के पटल पे, तब से मुझे सबक सिखाने का एक प्रयास जो है वो ये निर्णय किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इनको सबक सिखाया जाएगा। और इनको सबक सिखाने के लिए मेरे घर पे ईडी की रेड पड़ने वाली है और मैं चाय और कॉफी का लेकर के मैं इंतजार कर रहा हूँ ईडी के अधिकारियों का। जिसके ऊपर फिर भारतीय जनता पार्टी का भी एक रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि ये इनके मन का चोर है और ये झूठी बातें, झूठी अफवाहें जो है ये इस तरह से फैला रहे हैं। ये सारे के सारे जो प्रकरण लगातार 4 जून से अभी तक हुए जा रहे हैं, जो कभी मोदी का फोर्टे माना जाता था कि मोदी को पता है कि मीडिया में कैसे बने रहना है, सोशल मीडिया पे कैसे आपको नरेंद्र मोदी पसंद हो या ना पसंद हो, जिक्र लेकिन नरेंद्र मोदी का ही होगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो। राहुल गांधी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे भी करके उनको मीडिया में बने रहना है और ये एक नई स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी की आई है। तो अब राहुल गांधी क्या खुद हीरो बन रहे हैं या राहुल गांधी को हीरो बनाया जा रहा है? सोशल मीडिया पे राहुल गांधी की फॉलोइंग आज से 2 साल पहले जितनी थी, अगर हम ट्विटर का एग्जांपल ले लें तो उनको जितने लोग फॉलो करते थे, पिछले 2-3 साल के अंदर राहुल गांधी को उससे 4 गुना ज्यादा लोग फॉलो करते हैं आज की डेट में ट्विटर के ऊपर। तो मात्र 2 साल में 4 गुना फॉलोअर्स कैसे बढ़े? क्या ये राहुल गांधी की लोकप्रियता है या इसके पीछे भी कोई खेल है? इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये जो लोकप्रियता है, ये लोकप्रियता उनको वो खुद हासिल कर रहे हैं या उनको ये लोकप्रियता दिलवाई जा रही है? और कहीं ना कहीं सरकार का अपना खुद का भी एक निकम्मापन है, सरकार में जो बैठे मंत्री हैं उनका निकम्मापन है, जिसकी वजह से राहुल गांधी को इतनी ज्यादा लोकप्रियता और इतना ज्यादा जो है वो मीडिया अटेंशन मिल रहा है। हालांकि इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि वो अब लीडर ऑफ अपोजिशन है। पहले 2019 के लोकसभा में वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे। तो जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे तो वो क्या कहें क्या ना कहें, वो पूरी की पूरी तरीके से लोकसभा के स्पीकर के दया के ऊपर निर्भर थे कि अगर लोकसभा स्पीकर ने चाहा तो वो बोलेंगे, अगर नहीं चाहा तो नहीं बोलेंगे। लेकिन अब वो चूंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो अगर वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर अगर कभी भी अगर वो कहेंगे, रेस करेंगे, तो संवैधानिक रूप से जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो मजबूर हैं कि उनको राहुल गांधी को माइक देना ही पड़ेगा। स्पीकर के पास ये अधिकार नहीं है कि अगर विपक्ष का नेता अगर उनसे माइक के लिए कहे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस करे, तो वो उनको माइक ना दें। उनको माइक देना, उनको बोलने के लिए अलाउ करना स्पीकर की मजबूरी हो चुकी है, जिसका फायदा राहुल गांधी अच्छी तरीके से उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कितने अच्छे से उठा रहे हैं हमें नहीं पता, उसका निर्णय आप करें जो उनके भाषण सुनते हैं, आप करें जो लोग राहुल गांधी के भाषण में से अगर कोई अर्थ निकालना चाहते हैं तो निकालें। वो कितना अच्छा भाषण है कितना नहीं है, उसका जो है इसको तय करना जनता का काम है। जनता देखेगी, जनता तय करेगी कि उनका भाषण अच्छा है, उनके मुद्दे वो उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे वो अग्निवीर की बात हो, ये वो मुद्दे हैं जो जनता से सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। और इस देश का बहुत बड़ा जो वोट बैंक है, करीब 70-75% जो वोटर हैं इस देश के, वो सीधा उनको टारगेट कर रहे हैं, सीधा
उनको जो है अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनको जो है किसी ने सिखाया है या राहुल गांधी की खुद की ये कैलकुलेशन है, मुझे नहीं पता। लेकिन मंडल की राजनीति को वापस लाया जाए, मंडल की राजनीति को उभारा जाए, क्योंकि मंडल हिंदुत्व के सामने जब भी कोई मुद्दा खड़ा हो सकता है तो वो मंडल की ही राजनीति खड़ी हो सकती है। हिंदुत्व का जवाब मंडल है, क्योंकि हिंदुत्व की पिच पे अगर राहुल गांधी बैटिंग करेंगे, और वो करके देख चुके हैं, वो अमरनाथ की यात्रा करके देख चुके हैं, वो मंदिरों में जा करके रुद्राभिषेक करके देख चुके हैं, वो ज्योतिर्लिंगों में जा करके खुद को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण दिखाने का प्रयास कर चुके हैं, वो कुर्ते के अंदर से अपना जनेऊ निकाल कर दिखाने का प्रयास कर चुके हैं कि भाई मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं। और उनको ये चीज समझ में आई, या उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने उनको समझाया है कि हिंदुत्व की पिच भारतीय जनता पार्टी की पिच है, संघ की पिच है, आप इस पे मत खेलिए, आप अपनी पिच खुद तैयार कीजिए। अगर आप उनकी पिच पे खेलेंगे तो आप नहीं जीत सकते। और आप देख लीजिए कि उस दिन से और आज का दिन है, राहुल गांधी ने अपनी वो पिच चेंज की है। अब वो मंदिरों में नहीं जाते, मंदिरों में जाकर रुद्राभिषेक नहीं करते, अब वो सीधे एक बात करते हैं, डरना नहीं है, डराना नहीं है, बराबरी में बैठना है, नीचे नहीं बैठना। अगर कोई नीचे बैठ जाता है उनकी यात्रा में तो उसको उठा करके अपने बगल में बिठा लेते हैं। और ये सारे के सारे लोग दलित और पिछड़े समाज से आए हुए लोग होते हैं। तो राहुल गांधी अब उसको टारगेट कर रहे हैं, और राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को अपनी पिच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आकर के उनकी पिच पे खेले, वो मंडल की पिच पे खेले, वो जातिगत जनगणना की पिच पे खेले। सरकार ने, चूंकि लोकसभा में पहले भी सरकार बोल चुकी है कि 2011 में जो सेंसस हुआ था, जो गोपीनाथ मुंडे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, पिछड़े समाज से आते थे महाराष्ट्र के, उन्होंने जब मनमोहन सरकार में ये मांग उठाई थी कि भाई ये जो जनगणना हुई है इसका डेटा जो है वो पब्लिक किया जाए, तो उसके ऊपर मनमोहन सिंह सरकार ने मना कर दिया था कि उस सेंसस में जो हमें डेटा मिला है उसमें कई सारी त्रुटियां हैं, उसमें कई सारे एरर्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसलिए हम इस डेटा को रिलीज नहीं करेंगे। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के गोपीनाथ मुंडे की इस मांग को आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, बहुजन समाज पार्टी, और इन सारी पार्टियों ने उसका बहुत ही तगड़े तरीके से समर्थन भी किया था और कहा था कि ये डेटा सामने आना चाहिए। और इस समय और उस समय भी जो जातिगत जनगणना हुई, मैं आपको बताऊं, 46 लाख जातियां निकली थी भारत में। 46 लाख जातियां 2011 के सेंसस में भारत में निकली थी, जिसमें से कि 4 लाख जातियां सिर्फ अकेले महाराष्ट्र में थी। 4 लाख जातियां अकेले महाराष्ट्र में। तो इतना वास्ट डेटा क्या बाहर आना चाहिए, और उसको किस तरह से जो है डिसाइफर किया जाएगा, उसको किस तरह से कैटेगराइजेशन किया जाएगा, उसके ऊपर जो बवाल होगा उसको कौन संभालेगा। तो इस चीज से कांग्रेस की सरकार जो यूपीए 2 थी 2009 से 2014 तक, वो भी डरती थी, उसने भी नहीं रिलीज किया। और इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है एनडीए की, इन्होंने भी मना कर दिया कि हम नहीं रिलीज करेंगे वो डेटा। अब बात करते हैं कि यह डेटा किसी के पास है या नहीं है। क्या डेटा वाकई में जब सरकार रिलीज करेगी तब आएगा? क्या पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये डेटा नहीं है पहले से? इन सब के पास वो डेटा है। जब भी कहीं भी चुनाव होते हैं, चाहे वो पार्षद के चुनाव से लेकर के, सरपंच के चुनाव से लेकर के लोकसभा के चुनाव तक, अगर आप देखेंगे तो सभी पार्टियों के पास सारा डेटा होता है। उनको, उनके पास कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, उनके पास गांव वाइज, वार्ड वाइज, उनके पास गली मोहल्लों के लेवल तक का डेटा होता है कि इस गली मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं, किस जाति के लोग हैं, किसके वोटर हैं, कहां रहते हैं, कब आकर के यहां बसे हैं, कब से रह रहे हैं, उनके पास सारा डेटा है। इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास सारा डेटा है। कांग्रेस पार्टी के पास भी है, बीजेपी के पास भी है, समाजवादी पार्टी के पास भी है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करने वाली हर एक राजनीतिक दल के पास इस देश के एक एक मोहल्ले, एक एक गली, एक एक घर का डेटा है, क्योंकि वो उनका वोटर है। तो डेटा तो अवेलेबल है, तो फिर किस बात की जातिगत जनगणना की बात की जा रही है? इसके पीछे का मोटिव क्या है? इसके पीछे का मोटिव बहुत सीधा साधा, इसके पीछे मोटिव है कि जातिगत जनगणना करा करके इस देश में एक माहौल तैयार किया जाए, एक वो बेस, एक वो जमीन तैयार की जाए जिसके ऊपर हिंदुत्व की राजनीति ना चल सके, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति जातियां तोड़ने पे आधारित है। हालांकि ये जितने भी नेता हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जेडीयू हो, ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिस मूवमेंट से निकली हैं, वो जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट था, जेपी का मूवमेंट था, आप सभी को पता होगा। ये सारे के सारे नेता जयप्रकाश नारायण के ही चेले चपाटे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में भी आज की डेट में बहुत सारे नेता हैं जो जयप्रकाश नारायण के ही बनाए हुए नेता हैं। जिस तरह से हम, अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं, जो पीढ़ी आज नई आई है, जिस तरह से अन्ना हजारे का मूवमेंट खड़ा हुआ, एक भ्रष्टाचार विरोधी मूवमेंट था, सत्ता के विरुद्ध एक मूवमेंट था,
और उसमें से आम आदमी पार्टी नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी निकली और एक नेता निकला जिसका नाम अरविंद केजरीवाल था, जिसने दिल्ली में भी सरकार बनाई और फिर अब पंजाब में भी सरकार बनाई और बाकी जगहों पे भी चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छा चुनाव लड़ते हैं। इसमें कहीं कोई नकार नहीं सकता कि आम आदमी पार्टी खराब चुनाव लड़ती है, झूठ पे आधारित चुनाव लड़ती है, झूठे वादों पे आधारित चुनाव लड़ती है, समाजवाद का जो एक दंश है उससे दसी हुई पार्टी है और जो उनकी आर्थिक नीतियां हैं वो आर्थिक नीतियां देश का दिवाला निकालने वाली हैं। ये सारी बातें अलग हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे अगर आप उनको देखें तो आप ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी खराब चुनाव लड़ती है। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जैसा नेता अन्ना हजारे के मूवमेंट से निकला भ्रष्टाचार विरोधी, वैसे ही जयप्रकाश नारायण ने जो मूवमेंट खड़ा किया, जो सामाजिक न्याय का मूवमेंट खड़ा किया, जो भ्रष्टाचार के विरोध में और इंदिरा गांधी की तानाशाही का जो एटीट्यूड था, उस तानाशाही के खिलाफ जो मूवमेंट खड़ा किया, उसमें से जो नेता निकले उनमें से मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और इस जैसे कई सारे नेता, नीतीश कुमार निकले उस आंदोलन में से। और जयप्रकाश नारायण भी जो बात कहते थे, जो उनके आंदोलन का मूल था, वो क्या था? उस आंदोलन के मूल में भ्रष्टाचार का विरोध था, तानाशाही का विरोध था, लेकिन एक और चीज जिसके बारे में जिक्र नहीं होता है जो उस आंदोलन के मूल में था, वो था जातियां तोड़ो। जब तक जातियां नहीं टूटेंगी तब तक ये देश में सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। जब तक जातियां नहीं टूटेंगी तब तक बराबरी नहीं मिलेगी, छुआछूत खत्म नहीं होगा, लोगों को उनका सम्मान समाज में नहीं मिलेगा, उनको उनका अधिकार समाज में नहीं मिलेगा। तो उस आंदोलन के मूल में भी जो था वो जातियां तोड़ना था। लेकिन अभी हो क्या रहा है? क्या जातियां तोड़ने की बात हो रही है? जातियां तोड़ने की बात तो हिंदुत्व करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है कि एक गांव में एक शमशान होना चाहिए, एक गांव में एक मंदिर होना चाहिए। ये बात और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती, कोई और सामाजिक संगठन नहीं करता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पूरा मिशन है वो इसी बात पे है कि जातियां टूटे, हिंदुत्व को मुखरता से जो है स्वीकार किया जाए समाज में, अपनी विचारधारा, अपनी जाति से उठ करके लोग खुद को एक हिंदू के तौर पर आइडेंटिफाई करें, अपनी पहचान एक हिंदू के तौर पे करें, और यही हिंदुत्व का मूल है। जब तक जातियां नहीं टूटेंगी तब तक हिंदुत्व प्रखर नहीं होगा। तो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में जो मूल में था कि जातियां तोड़ो, और संघ के जो विचारधारा के जो मूल में है, उनमें अंतर क्या है? उनमें कोई अंतर नहीं, मूल में एक ही चीज है, और वह है कि जातियों को तोड़ा जाए, जातियां हटेगी, क्योंकि जब तक जातियां रहेंगी तब तक हिंदुत्व नहीं मुखरता से समाज के उस पटल पर आ पाएगा जहां पे उस विचारधारा को अपना शिखर प्राप्त हो। तो राहुल गांधी जिस जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, वो जातिगत जनगणना फिर है क्या? वो वही मैदान है, उसी मैदान को तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि ये मैदान तैयार हो, मंडल की राजनीति वापस लौटे इस देश में, मंडल की राजनीति के ऊपर जो हिंदू समाज है वो जातियों में बटे, धर्म के नाम पे वोट ना दे बल्कि अपनी जाति पे और अपनी जो जातिगत पहचान है उसके ऊपर वोट दे। और जब तक ये काम नहीं होगा, इन क्षेत्रीय दलों की राजनीति, कांग्रेस पार्टी की राजनीति, इन सभी की राजनीति इस देश में दफन होकर के रह जाएगी, जो कि पिछले 10 साल से इन्होंने अपने अनुभवों से सीखा है। तो वो मंडल की राजनीति जो इस देश में कई हजारों बच्चों के, कई हजार परिवारों का, मतलब अगर आप में से जो लोग बिहार से देख रहे होंगे उनको पता होगा कि जब मंडल की जब राजनीति चली और जब आरक्षण का जब आंदोलन चला तो कितने परिवार, कितने सैकड़ों हजारों परिवारों को अपना जमीन, अपना गांव, अपना घर छोड़ करके पलायन करना पड़ा था, क्योंकि वो जातिगत संघर्ष उस पूरे प्रदेश को निगल गया था। तो उस मंडल की राजनीति जो कि एक हिंसा की राजनीति है, उसको वापस लाने की तैयारी की जा रही है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो उद्देश्य है वो ये है कि किसी भी तौर पर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापस लाया जाए, क्योंकि इतिहास में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी लगातार 3 टर्म सत्ता से बाहर रही हो। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी का, उस फ्रस्ट्रेशन का प्रदर्शन जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं, और वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जातिगत डेटा है ऑलरेडी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास, लेकिन ये गणना कराने की बात, ये जिद क्यों की जा रही होगी? जब सरकार एक स्टैम्प पेपर के ऊपर, एक लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर जब एडमिट कर लेगी कि इतनी जातियां हैं और इतनी जातियों के इतने लोग हैं, तब फिर अगली राजनीति जो शुरू होगी वो ये होगी कि जिसकी जितना आबादी है उसको उतना प्रतिनिधित्व सरकार के हर एक नौकरी में दिया जाए, सरकार की हर एक योजनाओं में दिया जाए। राहुल गांधी जब कहते हैं कि निर्मला सीतारमण जब हलवा बना रही थी, जो एक परंपरा है, वित्त मंत्री हलवा जो है वो बांटते हैं हर बजट से पहले, उस फोटोग्राफ को लोकसभा में उन्होंने लहरा करके पूछा कि इसमें से कोई भी दलित नहीं है, इसमें कोई भी पिछड़ा नहीं है। 20 लोगों की जिस पैनल ने
20 अधिकारियों के जिस पैनल ने इस बजट को बनाया है उसमें सिर्फ एक ओबीसी था, बाकी सारे के सारे जनरल क्लास के लोग थे। उसमें कोई दलित नहीं था, कोई शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं था उसमें, और किसी जाति के लोग नहीं थे। तो जब आप इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो दिशा दी जा रही है इस पूरे मूवमेंट को, वो दिशा इसीलिए दी जा रही है, वो दिशा वही है कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना शेयर दिया जाए, उसको उतना प्रतिनिधित्व दिया जाए। योग्यता हो ना हो, आप उस काबिल हो या ना हो, लेकिन उसको उतना प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये सारी की सारी राजनीति है, और इस राजनीति का क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा लोगों को, इस समाज को। जो जातिगत संघर्ष 21वीं सदी में जो शुरू होगा भारत में, वो कहाँ लेके जाएगा, वो किस दिशा में लेके जाएगा इस समाज को, इस अर्थव्यवस्था को, जो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। लोगों के पास ऑलरेडी इतने सारे इश्यूज हैं, लोगों के पास इतनी सारी समस्याएं ऑलरेडी है। इस देश से एक बड़ा तबका जो है वो ब्रेन ड्रेन के जरिए इस देश से बाहर चला गया। बहुत सारे राज्य हैं, तमिलनाडु जैसे राज्य हैं, जहां पे 70% 80% तक आरक्षण दिया गया है। आप देख लीजिए आज की डेट में विदेश में रहने वाले जो भारतीय मूल के लोग हैं, ये लोग बात कहते हैं कि भाई तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, केरला से रहने वाले जो लोग बाहर हैं, कर्नाटका के लोग जो बाहर चले गए हैं, अमेरिका में सिलिकॉन वैली में बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। सही बात है, मैं उससे डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन वो लोग गए क्यों वहां पे? क्योंकि अपने यहाँ पे उनको नौकरियों के अवसर सीमित कर दिए गए। क्योंकि बाकी के देश में तो आप भले ही आप ये कह सकते हैं कि बाकी के देश में जो आईटी रिवॉल्यूशन हुआ, आईटी रिवॉल्यूशन के बाद लोग जाना शुरू हुए विदेशों में, लेकिन अगर आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अगर आप इन क्षेत्रों में देखेंगे तो यहां से पलायन 1950s से चल रहा है, 60s से चल रहा है, 70s से चल रहा है, 80s से चल रहा है। एक बहुत बड़ी आबादी उस समय से विदेशों में जा करके बस रही है, वहां पे पढ़ रही है, वहां पे नौकरियां कर रही है, उनकी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वहां पे अमेरिका में हो चुकी है। वो क्यों हुआ है ऐसा? 70% 80% तक आरक्षण जो है दक्षिण के राज्यों में राज्य सरकारों ने दिया। तो क्या चाहते हैं कि अगर कल को जातिगत जनगणना होती है और जातिगत जनगणना में अगर निकलता है देश की 75% आबादी अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की है, तो क्या इस देश का जो जनरल क्लास है वो चाहे योग्य हो चाहे अयोग्य हो, 25% से ज्यादा जो है उसको नौकरियों में जो है शेयर नहीं दिया जाएगा? और राहुल गांधी ने जो एक बात उठाई कि भाई इनके खिलाफ ईडी की रेड पड़ने वाली है, और ईडी के जो अधिकारी हैं और बहुत सारे पत्रकार, सीनियर पत्रकारों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि अब जो या सीनियर पत्रकार है या जो कांग्रेस के प्रति सिंपैथी रखने वाले पत्रकार हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ईडी के अधिकारी या जो बाकी के जो सेंट्रल एजेंसीज के अधिकारी हैं, अब इनका ईमान जाग गया, और ये अमित शाह के और मोदी के जो ईडी के और सेंट्रल एजेंसीज का जो गलत इस्तेमाल है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठा दी है। और उनको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कमज़ोर है, और कहीं ना कहीं उनको ये दिख रहा है कि राहुल गांधी भी अगली बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। पहली बात, कोई भी ब्यूरोक्रेट, जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो ईडी में बैठे हों, चाहे वो सीबीआई में बैठे हों, चाहे इनकम टैक्स में बैठे हों, उनका न्याय अन्याय से कोई लेना देना नहीं होता है। वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपने लाभ और अपनी हानि के प्रति उनका सारा कंसर्न होता है। इस देश के प्रति, इस देश के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके प्रति, न्याय के प्रति उनकी संवेदनशीलता उतनी ही है जितनी संवेदनशीलता इस देश में जो KFC और मैकडोनल्ड्स जैसे जो ब्रांड हैं उनकी इस देश में पलने वाले मुर्गों के प्रति है। जितने वो संवेदनशील KFC वाले जितने संवेदनशील मुर्गों के प्रति हैं, इस देश के अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स उतने ही संवेदनशील न्याय के प्रति हैं। तो वो छोड़ दें, वो कोई संवेदनशीलता नहीं है। ये एक माहौल बनाया जा रहा है और ये एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है जिसका उनको अधिकार है, कांग्रेस पार्टी को अधिकार है और इन पत्रकारों का अधिकार है कि अगर वो कांग्रेस की पत्रकारिता करना चाहते हैं तो वो खुल करके करें। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पत्रकार हैं जो खुल करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी लिए हर एक निर्णयों को, हर एक डिसीजंस को वो सपोर्ट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, उसको मास्टर स्ट्रोक बताने का काम करते हैं। तो कांग्रेस के जो पत्रकार हैं और जो कांग्रेस के जो IT सेल है उसको भी पूरा अधिकार है कि वो काम करे, वो अपना नैरेटिव लोगों के बीच में पहुंचाए, उसको बिल्ड करे और उसको सीमेंट करे और लोगों के दिमाग में बिठा दे परमानेंटली कि राहुल गांधी ही सेवियर है, राहुल गांधी ही वो अब्राहमिक कॉन्सेप्ट्स में कहते हैं ना कि वो मसीहा हैं जो धरती में आने वाले थे, और राहुल गांधी ही इस देश में जो है वो कल की अवतार है जो आकर के इस देश में जो है वो धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। वो करने का अधिकार है उनको। बात वो नहीं है, बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसको काउंटर कर रही है? नहीं कर रही। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो IT सेल है, क्या वो सुप्रिया श्रीनेत की जो IT सेल है उसके सामने खड़ी हो पा रही है, उसको डिफीट कर पा रही है? बिल्कुल नहीं कर पा रही। जिस तरह के पत्रकार, जिस तरह के जो नैरेटिव बिल्डर्स हैं जो कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए हैं, जो कांग्रेस का IT सेल ने खड़े किए हैं भारतीय जनता पार्टी को नीचे करने के लिए, क्या उसके काउंटर में क्या भारतीय जनता पार्टी के जो IT सेल है, भारतीय जनता पार्टी का जो एक नैरेटिव बिल्डिंग का जो एपैरेटस जो कि कांग्रेस से काफी पुराना है,
सबसे पहला आईटी सेल इस देश में जिस पॉलिटिकल पार्टी का बना वो बीजेपी थी और नरेंद्र मोदी ने बनवाया था वो आईटी सेल, और नरेंद्र मोदी को उससे सबसे बड़ा फायदा हुआ। बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो 2011 से 2010-2011 से जो है नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं, और उन्होंने आईटी सेल बनाई, उन्होंने आईटी सेल को का प्रचार प्रसार किया, उन्होंने नरेंद्र मोदी को फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक तरीके का मसीहा बना करके प्रेजेंट किया। बहुत सारा जेन्युइन न्यूज कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड, बहुत सारा फेक न्यूज लोगों को पहुंचाया गया फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए। तो ये सारा का सारा जो काम किया गया, ये सारा का सारा बीजेपी आईटी सेल ने किया। लेकिन जब सुप्रिया श्रीनेत ने एक आईटी सेल बनाया है और वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और अपना नैरेटिव लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं, जो उनके समर्थक, जो भी पत्रकार हैं, जो भी एनालिस्ट हैं, उनको वो हर तरह की सहायता दिलवा रहे हैं, उनको हर तरह का एक्सेस दिलवा रहे हैं और एक नैरेटिव बिल्ड करवा रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उसका तोड़ है? क्या बीजेपी आईटी सेल उसको काउंटर कर पा रही है? जवाब है नहीं। आपके पास क्या है? आप कांग्रेस के आईटी सेल के कुछ लोगों को पकड़ के अरेस्ट कर लेते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं। उनको जेल में डालने से आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं। वो कोर्ट से बेल लेकर के फिर बाहर आ जाते हैं। उनके साथ तो पूरा सिस्टम खड़ा है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के वकील है, कांग्रेस पार्टी के सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो कोर्ट में पहुंच जाते हैं। कोर्ट में पहुंच करके वो कोर्ट से कहते हैं कि भाई साहब किन आरोपों में पकड़ा है, जरा बताएं तो सही। अब दिक्कत ये है कि भाई आपने संशोधन कर लिया कि भाई ईडी के केस में आप जिसको पकड़ेंगे उसको आप बेल नहीं देंगे। चलिए, आपने कानून में परिवर्तन करके आप बिना कारण के, बिना किसी बात के आप ईडी के केस में उठा सकते हैं। अब आईटी सेल में काम करने वाले लड़के का जो 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी करता है, आप उसको तो नहीं आप ईडी का केस लगा करके आप अंदर कर सकते। तो उनको वो छूट जाते हैं, छूट के बाहर आ जाते हैं। तो खुद को सुधारने के बजाय, खुद इंट्रोस्पेक्शन करने के बजाय, अपनी आईटी सेल को, अपने जो नैरेटिव का जो पूरा एपरेटस है उसको रिन्यू करने के बजाय, उसको कहते हैं उसको, उसकी ऑयलिंग करने के बजाय आप सामने वाले को उठा के जेल में डालने का प्रयास करते हैं। तो इससे नैरेटिव नहीं बनेगा और बीजेपी यहीं चूक रही है। राहुल गांधी हीरो बन नहीं रहे हैं, राहुल गांधी को हीरो बनाया जा रहा है। राहुल गांधी को हीरो बनाया जा रहा है उनके अपने खुद के आईटी सेल की तरफ से और आपके आईटी सेल के निकम्मेपन की वजह से। उनको हीरो बनाया जा रहा है इंडिया अलायंस के सपोर्ट की वजह से, एकजुटता की वजह से और आपके अंतरकलह की वजह से। आप अपनों से लड़ने में व्यस्त हैं, आप राहुल गांधी से लड़ने में व्यस्त नहीं हैं, क्योंकि आप अभी भी राहुल गांधी को पप्पू ही मानते हैं। आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, वो आपका कुछ नहीं कर सकता। राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी आपको कोई डैमेज नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जिस तरह का नैरेटिव, जिस तरह की राजनीति और जिस तरह मंडल की जमीन वो दोबारा इस भारत देश में तैयार कर रहे हैं, इसके साथ लड़ना, इसके साथ जूझना आपके लिए कितना मुश्किल होने वाला है, इस चीज को आपको इस चीज का अंदाजा नहीं हो रहा है। और आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर आपको इस चीज का रियलाइजेशन होगा, और जब आपको रियलाइजेशन होगा तब वो बहुत देर हो चुकी होगी। अगर आपने समय से, अगर आप नहीं चेत गए इस चीज को लेकर के, तो आपके पास तो एक एस्केप गोट है ही है ना, कि इस देश का हिंदू ही गद्दार है, इस देश का हिंदू ही द्रोही है। इस देश का जो हिंदू है वही गद्दारी करता है। भारत देश 800 साल ऐसे ही थोड़ी गुलाम रहा। अगर इस देश का हिंदू गद्दार ना होता, आपके पास एक इतना आसान तरीका है अपनी सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का, कि सारा का सारा जो ठीकरा है वो इस देश के हिंदुओं के ऊपर सर पे फोड़ दीजिए कि ये गद्दार है, ये नीच है, इसी तरीके के लोग हैं, और आप बरी जमा हो जाते हैं, आप बरी हो जाते हैं कि आपकी कहीं कोई गलती नहीं थी। तो ठीक है, आप अगर उस रास्ते पर चलना चाहते हैं आप चलें, लेकिन राहुल गांधी के हीरो बनने में, राहुल गांधी जो मंडल की राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरह से अग्निवीर का मुद्दा उठा रहे हैं, वो मुद्दे उठा रहे हैं जिनको आपको उठाना चाहिए। अगर ममता बनर्जी ये चिट्ठी लिखती हैं और ये धमकी देती हैं कि अगर 18% जीएसटी इस देश के लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के ऊपर और स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर अगर 18% जीएसटी सरकार ने वापस नहीं ली, तो जो ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेगी। तो अगर इस देश की आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है 18% जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, अगर वो आप खुद नहीं हटाते, आप खुद उन मुद्दों को नहीं उठाते, आपके खुद के पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के लोग अगर इसके ऊपर आवाज नहीं उठाते, नितिन गडकरी ने नागपुर के एक लोकल जो इंश्योरेंस और एक एनजीओ है, आप कह लीजिए, संगठन कह लीजिए, एक लोकल हेल्थ मतलब इंश्योरेंस वालों का एक संगठन है, उनके दबाव में आकर के उन्होंने एक चिट्ठी काम चलाऊ तौर पे भेज दी थी, एक खानापूर्ति करने के लिए, एक फॉर्मेलिटी के लिए। उसके ऊपर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगी, और यही मीडिया, यही कांग्रेस का आईटी सेल उसको जोर शोर से उठाएगा और जोर शोर से उठा करके लोगों के बीच में लेके जाएगा, और राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे, अखिलेश यादव वहां पहुंचेंगे उस आंदोलन में, और खड़े होकर के अपना समर्थन देंगे उनके उस आंदोलन में, कि हम समर्थन दे रहे हैं। देश की जनता अगर हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रही है, देश का मिडिल क्लास अगर लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहा है, तो उसके ऊपर आप 18% आप जीएसटी लेंगे। इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जनता की सिंपैथी किसके प्रति जाएगी?
वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो SC ST कैटेगरी का हो, वो किसके साथ खड़ा होगा? वो किसके साथ अपना सरोकार ज्यादा मानेगा? किसको मानेगा कि यार इस नेता का सरोकार हमसे ज्यादा है? वो जो उसको 18% GST जो उसको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पे कम करने के लिए या उसको हटाने की मांग कर रहे हैं। और आपको, सरकार को खुद संवेदनशील होना चाहिए। ये मांग पहले भी उठी थी और निर्मला सीतारमण से जब कहा गया तो निर्मला सीतारमण ने उठ करके सदन में ये कह दिया कि हमने GST काउंसिल में ये आवेदन रखा था कि 18% GST जो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर है इसको हटाया जाए। सदन में ऐसी मांग उठ रही है तो GST काउंसिल ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है, उसके से नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो ये वो मुद्दे हैं जिनसे राहुल गांधी खुद को जोड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी हीरो बन नहीं रहे हैं। राहुल गांधी को उनका अपना इकोसिस्टम तो हीरो बना ही रहा है। इस सरकार में बैठे हुए कुछ मंत्रियों का निकम्मापन और जो इग्नोरेंस है सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों की, वो इग्नोरेंस उनको हीरो बना रही है। आप सभी जुड़े, आप सभी के जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहेंगे और आप हमें सपोर्ट जरूर करें। ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है। अगर आपका सपोर्ट ना हो तो ये चैनल चल नहीं सकता। और वीडियो को ज़रा ज़रा लाइक ज़रूर करें ताकि जो चैनल की रीच है वो दोबारा से ट्रैक पे आ सके। आप सभी देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।